Good morning, students. Today we discuss about the RGR, that is related growth rate, but how actually we have to understood as to be the RGR from the comparison of two growths. Suppose to be for ourselves we have to taken as a leaf which can be have an area of only growth shown as the 5 centimeter. सपोज ऐसा मान के चलते कि हमारे पास ऐसी एक लीफ है, कंसीडर करते हैं कि ये ए नाम का लीफ है, ठीक है, जिसका जो ग्रोइंग एरिया है अगर वो काउंट करते हैं तो कंसीडरेशन में वो 5 सेंटीमीटर होता है। ओके, ये जब अपने आप में एक ग्रोथ रेट के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस समय में नेचुरल है कि इसकी जो साइज है वो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, कंसीडरेशन इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी लाइक दिस। तो उस समय में अगर इसकी इंक्रीज होकर साइज एंड एक्चुअली ये ग्रोथ करता है तो उस समय में सपोज टू बी काउंट करते कि कितना हो जाता है, 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो चलो इसका कितना इसने अपने आप में RGR दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट यानी एक्चुअल ग्रोथ इसने कितना किया है वो अगर काउंट करते हैं तो कंसीडरेशन में मे बी एज RGR ऑफ सच लीफ ऑफ एन ए इज इक्वल टू पहले कितना था, मे बी 5 सेंटीमीटर, कितना बड़ा है अभी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक्चुअल ग्रोथ थी और इतनी बड़ी है तो कंसीडर करते हैं मे बी कंसीडर करते कि पहले कितनी थी 5 सेंटीमीटर और मे बी अगर इन दोनों की कंपैरिजन में रेशियो निकालते हैं तो कितना बड़ा है, ओनली 5 सेंटीमीटर। तो अगर 5 सेंटीमीटर जो ग्रोथ टेक प्लेस हुई एक्चुअल ग्रोथ जो उसकी इनिशियल ग्रोथ थी उसकी अगर उससे अगर कंपेयर करते हैं तो मे बी 5 1 सा 5, यानी इस तरीके से हम बोलेंगे 1 रेशियो अगर आता है तो 1 इज व्हाट, 1 इज कंसीडर्ड फॉर अवरसेल्फ एज द फुल ग्रोथ। कितना ग्रोथ किया है उसने, फुल ग्रोथ किया है। फुल ग्रोथ किया है मतलब उसने हमारे लिए 100% ग्रोथ किया है। कितना किया है, 100% ग्रोथ किया है। तो उसका कहना है कि अगर आप कितनी भी यूज लेंगे और कितनी भी यूज में एक यूनिट टाइम में जो ग्रोथ का रेशियो होता है वो अगर एक दूसरे से कंपेयर करते हो तो इक्वलाइज ही होता है। कैसा होता है, इक्वलाइज ही होता है। पर शेप ऑफ कंपैरिजन ऑफ लीफ अगर कंसीडर करते हैं तो जो हमें परसेंट रेशियो मिला है वो थोड़ा सा अलग होता है। कैसे, चलो दूसरा बोलते हैं कि हम लोग एक बी नाम का लीफ ले लेते हैं। ओके, क्या लेते हैं हम, बी नाम का लीफ। ये बी नाम का लीफ में भी यूनिट टाइम में इतने ही समय में इस तरीके से ही अगर ग्रोन कर रहा है तो ये विड्थ में ज़्यादा है, राइट, विड्थ में ज़्यादा है कंपैरेटिवली शेप में। तो मे बी इनिशियली सपोज इसकी कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया आकार का था, ये इनिशियली अगर 50 सेंटीमीटर था और ग्रो करने के बाद ये कितना नज़र आ रहा है काउंट करने के बाद एज टू बी द 55। फिर से उसी यूनिट टाइम में इक्वल ग्रोथ है मतलब कितना बड़ा है, अभी अभी जस्ट है ना, सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल टू लाइक है ना 5 सेंटीमीटर। कुछ डिफरेंस है क्या दोनों की ग्रोथ में, नहीं। लेकिन अगर हम RGR को काउंट करते अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ ऑफ कंपैरिजन ऑफ शेप कि उसकी शेप की कंसीडरेशन में तो उस समय में RGR सपोज टू बी अकॉर्डिंग टू लीफ बी कितना था इनिशियली एज द 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और कितना बड़ा एक्चुअली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो 5 1 जा और 5 10 जा, तो यहाँ एक्चुअली कंसीडर करते कि 10% इज जस्ट टू बी इंक्रीज एज द रिलेटिव ग्रोथ। कंसीडर कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है एक्चुअली दोनों ने ही एक यूनिट टाइम में मतलब हम बोलते हैं पर डे की बात करते हैं। एक दिन में ये 5 सेंटीमीटर ग्रो करता है, उसी एक दिन में ये बड़ा आकार से होने के बाद भी कितना ग्रो कर रहा है, 5 सेंटीमीटर ही कर रहा है, यानी ग्रोथ रेट सिमिलर है। पर रिलेटिव ग्रोथ रेट अगर निकालना है तो इसकी शेप एंड साइज की कंपैरिजन में ये कितना 100% रिलेटिव ग्रोथ शो कर रहा है, यानी इसने पूरा 100% ग्रोथ कर लिया है।
5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर से कितना हो गया वो 10, यानी पूरा 5 सेंटीमीटर उसकी कंपैरिजन में दोनों ग्रोथ कर लिया है, बराबर है, ओके। पर यहाँ कंपेयर करते कि इनिशियली ये 50 सेंटीमीटर था, पर डे में सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही बढ़ता है, दोनों का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट इक्वल है। ये भी 5 सेंटीमीटर से कितना हुआ है इस कंपेरिजन में, पर डे में 55 ही हुआ, तो मे भी इक्वलाइज में ही ग्रो हुआ, 5 सेंटीमीटर ही ग्रो हुआ, ओके। पर अगर इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालते हैं तो कंपैरिजन में इनिशियली कितना था 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और मे भी कितना जस्ट एक्चुअल बढ़ा है 5 सेंटीमीटर। तो कंपेयर अगर करते इनिशियल टू अप टू जस्ट नाउ, यानी पहले शुरुआत में जितनी ग्रोथ थी और आज जो बढ़ चुकी है पर डे के बाद, यानी एक दिन के बाद, उसकी कंपैरिजन में ये जो लीफ है ये कितना परसेंट ग्रो कर चुका है, ओनली 10%, बराबर है। 50 से 100 नहीं हुआ है एक ही दिन में, ये 50 सेंटीमीटर से 100 हुआ है क्या, नहीं, ओनली कितना हुआ है 55। तो उसकी ग्रोथ जो है वो इवनली है, ग्रोथ रेट सिमिलर है, पर आरजीआर दोनों की कंपैरिजन में कैसी है, डिफरेंशियल है। कंसीडर दैट। इसके ऊपर से हम क्या अंडरस्टूड कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड एज द आरजीआर, यानी जीआर, और उसके बाद हमने पढ़े एजीआर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और मे बी कंपैरेटिव टू आरजीआर कैसी होती है, अलग अलग होती है। ग्रोथ रेट कोई अगर परसेंट काउंट करते हैं तो वही एब्सोल्यूट जीआर यानी एजीआर हो ही जाता है, यानी जीआर और एजीआर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जीआर सेंटीमीटर में निकलेगा तो एजीआर किस में निकलेगा, परसेंट में निकलेगा, लेकिन आरजीआर कंपैरिजन में निकलेगा। कंसीडर दैट। चलो इतना समझ में आया है। चलो नेक्स्ट दिया है ग्रोथ कर्व, कि ग्रोथ कर्व को कैसे समझेंगे। तो ग्रोथ कर्व क्या होता है, कर्व का मतलब क्या है, रिलेटेड टू ग्रोथ। कर्व तो हमें पता है कि कर्व कब निकलता है, जब उस किसी एक चीज़ की कोई अवस्थाएं बदलती है, और उन बदलती हुई अवस्थाओं को अगर हमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में देना हो तो ही उसकी कर्व नज़र आती। किसी की स्ट्रेट होती है एज ए लीनियर टाइप, किसी की मच मोर कर्व जिसे हम शी शेप बोलेंगे, या मच मोर एज अ डीप कर्व बोलेंगे। तो मे भी कभी कभी यही कर्व थोड़ी सी मे भी इरेगुलर शेप में आ जाती है, जिसे हमने जस्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। जे शेप हो सकती है, तो एस शेप यानी सिग्मॉइड हो सकती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट एज ग्रोथ कर्व। जैसे कर्व वर्ड आता है तो हमें क्या अंडरस्टूड करना है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किसका है, ग्रोथ का है। सो व्हाट इज मीन एज द ग्रोथ कर्व, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल ग्रोथ अगेंस्ट टाइम। नेक्स्ट कि अगर हम ग्रोथ शो कर रहे हैं और कर्व नेचर से शो कर रहे हैं तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में दो एक्सिस होती है, इन दो एक्सिस को कैसे काउंट करना है, तो एक एक्सिस में कंसीडर करना उसकी ग्रोथ और दूसरी एक्सिस में कंसीडर करना है उसकी टाइम। श्योर, ओके। यानी ग्रोथ कैरी तो कर रहा है पर कितनी टाइम में कैरी कर रहा है। जैसे अभी अभी हमने कंपेयर किया कि पर डे में वो ग्रोथ कितनी कर रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो मे भी हमें भी उसकी जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में जो लाइंस होती है वो 5 सेंटीमीटर, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से प्लॉटेड करनी पड़ेगी, ओके। तो मे भी कंसिडरेशन में उसी बेस पर कहा जाता है कि ग्रोथ जब होती है किसी चीज़ की, या अगर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है प्लांट की, तो कही जाती है कि देयर में भी ग्रोथ कैरिंग इज इटसेल्फ इनटू द 3 फेजेस। कितनी फेजेस में ग्रोथ होती है, 3 फेजेस में। एक कहलाई जाती है लैग फेज, क्या कहते हैं जिसे, लैग फेज। दूसरी कहलाई जाती है लॉग फेज, ठीक है। और मे भी तीसरी कहलाई जाती है एज द स्टेशनरी फेज। अब लैग फेज क्या है, लॉग फेज क्या है और स्टेशनरी फेज क्या है। मे बी कंसिडरेशन में जिसे स्टेशनरी मतलब जस्ट इमेजिन टू रुक चुकी है, या जिसे हम बोलेंगे कि जस्ट इतनी स्लो है कि उसकी ग्रोथ हमें नज़र नहीं आ रही है, जस्ट एक लीनियर लाइन में चलती है, तो स्टेशनरी है। मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन हर समय में, जैसे हमने जस्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था
कि सपोज हर बार एक सेल डिवाइड होगी, कितनी डॉटर सेल को देती है? 2, लेकिन 2 में से एक फिर से कहाँ चली जाती है? डिफरेंशिएशन में। दैट इज इट डजंट बी शोन एज द ग्रोथ, वो सेल ग्रोथ शो नहीं करती, मतलब सेल डिवीजन शो नहीं करती, इंक्रीज इन शेप एंड साइज करेगी, लेकिन अपने आप में नंबरिंग नहीं बढ़ाती, लेकिन उनमें से एक सेल जो होती है वो फिर से 2 को देती है, यानी यूनिट टाइम में से कितनी नंबर ऑफ सेल्स को दे रही है? 2, यानी लीनियर है, बराबर 2 2 2 2 2 2 से 4 होनी थी, 4 से 8, जिसे हमने कहा एज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो यह ज्योमेट्रिक ग्रोथ नहीं होती है, कैसे होती है? लीनियर होती है, जिसे अरिथमेटिक ग्रोथ कहा है उसने। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ग्रोथ होती है, लेकिन ये कुछ पल के लिए एक लीनियर कंपैरिजन में, एक लीनियर नंबरिंग में ही रुक जाती है, तो उस वजह से इसे स्टेशनरी कहा जाता है। ओके, तो मे बी 3 फेजेस, जिसे लैग फेज, मे बी एज कंसिडर्ड टू लॉग फेज, और मे बी एज द स्टेशनरी फेज कहा जाता है। अब लैग फेज में क्या होता है? लैग फेज में स्लो होती है ग्रोथ, या अगर ग्रोथ रेट भी काउंट करते हैं तो स्लो ग्रोथ रेट होती है। ओके, यहाँ पर लॉग फेज में फास्टर होती है, मच मोर। कैसे? चलो कंसीडर करते हैं, मे बी कंसिडरेशन में सपोज टू बी हम ग्रोथ कर्व दिखा रहे हैं, तो मे बी एज हियर इज द टाइम एंड हियर इज सपोज टू बी ग्रोथ। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं तो एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से कितना? एज टू बी द फास्टर ग्रोथ, यानी यहाँ तक का जो पार्ट है विच इज एज कंसिडर्ड टू बी जस्ट एन स्लो ग्रोथ, जस्ट एन स्लो ग्रोथ। ओके, सो सच अ फेज ऑफ ग्रोथ, सच अ स्टेट ऑफ ग्रोथ इज कंसिडर्ड टू बी द लैग फेज। 32 एकदम कितना कर देगी? 64 एकदम कितना कर देगी? एज 128 कितना कर देगी? 256, बराबर है। तो इस तरीके से जब बढ़ता चला जाएगा तब रिसेंट क्या होगा? एज द इंक्रीज होगा, सो कॉल्ड एज द फास्टर ग्रोथ रेट, एंड सच अ स्टेज ऑफ एन ग्रोथ इज कॉल्ड द लॉग फेज। अब एनर्जी खत्म हो रही है उनकी, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स जो मिल रही थी उनकी ग्रोथ के लिए, फास्टर ग्रोथ की वजह से उन्होंने जितनी न्यूट्रिएंट अवेलेबल थी उतनी न्यूट्रिएंट उसने अवेलेबिलिटी की वजह से खुद ब खुद यूटिलाइज कर लिए। अब न्यूट्रिएंट भी धीरे धीरे नॉन अवेलेबल हो रहा है, एनर्जी भी ड्रॉप डाउन हो रही है, तो उस समय में मे बी शोन एज जस्ट टू बी द वेरी स्लो लाइक दिस। ठीक है, बहुत ही स्लो ग्रोथ चलेगी। So at that time, such a state is called as to be stationary phase and shown as to be the very slow growth rate. So such a type of curve that is graphic representation of the total growth. बराबर है। अगर कोई प्लांट, अगर कोई लीफ, कोई फ्लावर, कुछ भी हो, हमने यहाँ ग्रोथ के लिए जो भी कंसिडर किया है उनकी 3 अवस्थाओं से वो गुजर रहा है। पहली कौन सी? स्लो ग्रोथ, दूसरी कौन सी है? एज टू बी द फास्टर ग्रोथ, तीसरी कौन सी है? वेरी स्लो ग्रोथ। तो अगर हमें साइंटिफिकली काउंट करना है तो स्लो ग्रोथ को क्या कंसिडर करना है? लैग फेज। देन फास्टर ग्रोथ को क्या कंसिडर करना है? लॉग फेज। और वेरी स्लो ग्रोथ को क्या कंसिडर करना है? स्टेशनरी फेज। बराबर है। अगर ये तीनों अवस्था किसी ग्रोथ में, जरूरी नहीं कि हर ग्रोथ में हमें तीनों अवस्थाएं मिलेगी, लेकिन कोई ऐसी प्लांट है, कोई ऐसी प्लांट का पार्ट है जिसमें ये तीनों अवस्थाएं ग्रोथ में नजर आ रही, तो उस समय में अगर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से ग्रोथ कर्व अगर दिखाना चाहते हैं तो हमेशा वो सिग्मोइड कहलाया जाएगा, यानी जिसे हम नाम देते हैं एज द एस शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एस शेप ग्रोथ कर्व, जिसे क्या नाम देते हैं? सिग्मोइड। And such a sigmoid is considered to be shown as a just 3 phases of itself. कि सिग्मोइड जो कर्व होगा वो हमेशा ग्रोथ की तीनों अवस्थाओं को शोन करेगा। कौन सी? लैग फेज, लॉग फेज एंड द स्टेशनरी फेज। श्योर? ओके। इसी के ऊपर से मैंने कहा कि हर जो ग्रोथ कर रहा है, मे भी प्लांट हो चाहे प्लांट का पार्ट हो, उस समय में जब काउंट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय में वो इस तरीके से तीनों अवस्थाओं से गुजरेगा। जैसे हमने जस्ट प्रीवियस में लिया था कि इन तीनों अवस्थाओं की जगह जस्ट कोई एक ऐसी
पार्ट ऑफ प्लांट है या कोई ऐसी प्लांट है जो फास्टर ग्रोथ शोन करती है, तो मैं भी उस समय में सिग्मॉइड की जगह वो सिर्फ क्या शोन करेगा, फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर, मे बी कंसिडर्ड एज टू बी जस्ट इन अ लीनियर। फास्टर तो ग्रोथ शो कर रहा है, लेकिन कैसा है, वो लीनियर है, जिसे हमने अरिथमेटिक कहा है, बराबर है। तो जो अपने आप में जस्ट एक साइमल्टेनियस स्लैंटिंग लाइन शोन करता है, जिसे हम लीनियर बोलेंगे, जिसकी कर्व बदलती नहीं है, बस एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ शोन करती चली जा रही, हर समय में दो 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 से, यानी दो दो नंबरिंग से ही सेल्स उसमें इंक्रीज हो रही है। 2 से 4 होनी थी, बराबर है, पर 4 से 8 होनी थी नहीं, लेकिन कितना हो रहा है, 2 2 के बाद अगली जनरेशन में 2 ही दे रहा है, 4 की जगह 2 ही, तो एक लीनियर है, लीनियर ग्रोथ है, ग्रोथ तो हो रही है, फास्टर भी है, मे भी कंसिडरेशन में, लेकिन जिसे हम क्या बोलेंगे कि लीनियर ग्रोथ में है, जिसे नाम दिया साइंटिफिकली अरिथमेटिक। तो कर्व कैसे नजर आ रहा है, लीनियर कर्व, इस समय में इस कर्व को नाम क्या देंगे, लीनियर कर्व। चलो, अब कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं प्लांट्स की, या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने आप में सिर्फ ग्रोथ की 2 ही अवस्थाएं शोन करते हैं, कंसीडर करते हैं एज टू बी ओनली लॉग फेज एंड द लैग फेज। शुरुआत कहाँ से होगी, लैग फेज से, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बराबर है, 8 से 16, 16 से 32, चलो 32 भी कंसीडर करते हैं एंड पॉइंट, लेकिन 32 के बाद क्या होगा, 32 के बाद क्या होगा, एज टू बी द फास्टर ग्रोथ, यानी लैग फेज में कंसीडरेशन में 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, राइट, ओके। फिर सेकेंड अवस्था ग्रोथ फेज की क्या शोन करेगा, लॉग फेज यानी फास्टर, तो फास्टर समय में लाइक दिस, पर ये तीसरी अवस्था वो शो नहीं कर पाता, तो उस समय में जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ प्लॉटेड करते किस ग्रोथ फेजेस के लिए, 2 ग्रोथ फेजेस के लिए, तो उस समय में वो कौन से शेप में हो जाता है, जे शेप में हो जाता है, ग्रोथ पर कौन सी शेप में आ जाता है, जे शेप में आ जाता है, जिसे हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ पढ़ा। कंसीडर ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हमने क्या कहा था कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज, बराबर है, पर पहले कैसा इंक्रीज है, स्लो इंक्रीज है, एक ने कितनी दी, सिर्फ 2, नॉट मच मोर एज द फास्टर, 2 ने कितनी दी, 4, नॉट अ फास्टर, 4 ने कितनी दी, 8, नॉट अ फास्टर, 8 ने कितनी दी, 16, नॉट अ फास्टर, चलो, पर 16 से भी अगर काउंट करते एकदम से कितना, 32, 32 से कितना, 64, तो इस तरीके से जो फास्टर रेट बढ़ रहा है, तो उस समय में जो ग्राफ प्लॉटेड करेंगे तो वो कैसा नजर आएगा, एज द जे शेप, बिकॉज इट मे बी शोन एज ओनली द 2 phases of the growth, one who called the lag phase and another one who called the log phase, but nothing to shown as the stationary phase. Sure? चलो, ग्रोथ कर्व ना समझ में आ गया है, पक्का, ओके। लेटर ऑन एक छोटा सा इसमें इशू है कि छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, है देखो एक ही से शुरू होता है, लेकिन कंसीडर कैसे करना है, पहला क्या है, डिफरेंशिएशन, इसी की वजह से आगे चल के डी डिफरेंशिएशन है, इसी से आगे चल के डी डिफरेंशिएशन, चलो 3 डेफिनेशन है, वर्ड कैसी है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो अभी जस्ट हमने कहा है कि जिस समय में लीनियर ग्रोथ शोन करता है, जिसकी हमने बात करी थी एज द अरिथमेटिक ग्रोथ, बराबर है, किसी प्लांट में अगर ग्रोथ तो शो होती है, पर ग्रोथ किस वजह से हो रही है, एज इन लीनियर ग्रोथ में हो रही है, और जिसकी वजह से हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि किस वजह से हो रही है, तो इट इज नथिंग टू बी शोन एज द ग्रोथ बाय ईच एंड एवरी सेल,
So maybe supposed to be a one cell gives rise to be the two cell, but one who daughter cell which can be matures and undergo as the differentiation, changing itself into according to showing the maturity in a functional role as well as to be the psychological role. कि वही जो सेल है जब मैच्योर होती है तो मैच्योर होने के बाद अपने आप को ऐसी बदलाव में ढाल देती है जिस बदलाव की वजह से वो एक तो कोई अपना एक स्पेसिफिक फंक्शनल रोल प्ले करती है या जिसे साइकोलॉजिकल रोल बोलेंगे। अब साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि वो अपने अंदर ही अंदर ऐसा कुछ क्या बनाने जा रही है, ऐसा क्या सिक्रीट करने जा रही है, ऐसा क्या उस प्लांट में रिलीज करने जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज टू बी द साइकोलॉजिकल। Considered as sometimes it is maybe before that the physiological, कि अपने शरीर को वो चेंज करना चाहती है, वो एक सेल बन के नहीं रहना चाहती है, सेल से वो किस में ढलना चाहती है, एज परफेक्टली वन ऑर्गन करके बिहेव करना चाहती है। तो उस समय में उसमें कंसिडरेशन एज द फिजियोलॉजिकल और मे बी एज द फंक्शनल कोई ऐसे चेंजेस होने हैं तो उसके लिए वो अपने आप में सेल डिवीजन करने की एबिलिटी लॉस कर देती है और उस समय में वो अपने आप को कई सारी चेंजेस में ढलना शुरू कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज टू बी द डिफरेंशिएशन। बट रिमेनिंग सेल में बी हैव एन एबिलिटी एज द सेल डिवीजन एंड नथिंग हैव एबिलिटी टू itself changes according to and showing the functional role as well as the physiological role, कि वो अपने आप में जो दूसरी सेल है उस दूसरी सेल में सेल डिवीजन की एबिलिटी अभी भी उसमें बाकी है, पर उसने अपने आप में उस सेल डिवीजन के एबिलिटी को कैरी करते हुए इस एबिलिटी को धारण नहीं किया, इस एबिलिटी को कि वो खुद को ही चेंज कर ले और कोई एक स्पेसिफिक फंक्शनल रोल शो करे या अपनी फिजियोलॉजी ही चेंज करे, यानी शरीर रूप ही बदल दे, इस एबिलिटी में नहीं है। तो वो सेल कहाँ जाएगी? सेल डिवीजन में, जिसे हमने अभी क्या पढ़ा है एज द अरिथमेटिक ग्रोथ, जिसमें एक डॉटर सेल खुद ब खुद काम में चली जाती है डिफरेंशिएशन में और एक सेल जस्ट अपनी लीनियर ग्रोथ में जुट जाती है स्वाल। तो मे भी उस समय में जो डिफरेंशिएशन में चली जाती है, डिफरेंशिएशन का मतलब है दैट मे बी जस्ट चेंजेस इटसेल्फ as compared to the another sister cell or its own similar daughter cell, इसकी जो खुद की जो similar sister cell या जो उसके साथ ही जो बनी हुई थी एक similar daughter cell से उसकी comparison में it may be undergo to showing as the differential changes to carry the specific function and to shown as the specific physiology, that is called as to be the differentiation. Which loss, सबसे बेसिक पॉइंट उसमें क्या है, which loss the ability of an cell division, जो क्या करती है अपनी सेल डिवीजन की एबिलिटी को लॉस करती है। अगर वो अपनी सेल डिवीजन की एबिलिटी को लॉस करती है मतलब क्या वो डेड हो चुकी है? नहीं, वो कोई तो रोल प्ले कर रही है। तो उस समय में वो कौन सी रोल प्ले कर रही है? चेंजेस इटसेल्फ, यानी खुद को ही बदलाव में ला रही है, दैट इज कॉल्ड एज टू बी द डिफरेंशिएशन। साइंटिफिकली अगर डिफरेंशिएशन को अगर हम जस्ट कैरी करना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं, उसका मीनिंग देना चाहते हैं, तो कंसिडरेशन एज अ परमानेंट चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स लीडिंग टू मैच्योरेशन इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन, बट इट अंडरगो द ability of an changing but doesn't have an ability of the cell division, that it losses as the ability of cell division. Considered is known as to be the differentiation. चलो आगे डिफरेंशिएशन, डी को याद रखो, डी का मतलब डिक्रीज और डी का मतलब एज टू बी द इंक्रीज, जिसे हम बोलेंगे डी का मतलब डिसअपियर और यहाँ डी का कंसिडर करते रीअपियर। अब क्या है डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन? अब हमने कहा है कि सेल किसमें चली गई है? डिफरेंशिएशन। ओके, अब कभी कभी अचानक से अकॉर्डिंग टू नीड सच ए डिफरेंशियल सेल may have an ability of the cell division, and shown as the number of cells. Okay, at that time lost the ability of an differentiation,
lost the ability of an differentiation, decrease the ability of an differentiation, but have at that time have an ability of the cell division. So such stage of an cell is called the de-differentiation. जैसे अब इतना इजीली तो दिमाग में नहीं आ पाता, तो जिसे कैसे अंडरस्टूड करेंगे कि जैसे एक वुमन जब जन्म लेता है, एक जस्ट न्यूबॉर्न बेबी जब जन्म लेता है, फिटस जब बन रहा होता है, किससे बनता है? हमने कहा जायगोट, बराबर है। तो जायगोट अपने आप में सेल डिवीजन करता है, राइट। कहाँ तक सेल डिवीजन किया? जस्ट टू बी लैग फेज, स्लो ग्रोथ। कहाँ तक? मैंने कहा जस्ट एज अबाउट द बॉल ऑफ मास तक, बराबर है। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद वो अंदर ही अंदर ब्रेन सेल्स को बनाएगा, हार्ट सेल्स को बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे रूडिमेंट्री ऑर्गन। जैसे मैंने कहा था कि हाथ और पैर के खुब्बे निकालना शुरू कर देगा, यानी रूडिमेंट्री, जस्ट इनिशिएशन शो करेगा कि शायद यहाँ से उभरा हुआ पार्ट बन जाएगा, जहाँ से शायद आगे चल के हाथ बनेगी, यहाँ से उभरा हुआ पार्ट बन जाएगा, शायद आगे चल के फ्यूचर में वो उससे पैर बनेगी, राइट, ओके। तो जिस समय में जस्ट वो एक बॉल ऑफ मास होता है तो हैव एन एबिलिटी ऑफ द सेल डिवीजन, बट उस बॉल ऑफ मास से थोड़ा सा कर्व होके सर का पार्ट बनना शुरू हो जाता है, हेड रीजन, तो दैट मे बी कॉल्ड द सम ऑफ द सेल्स व्हिच कैन बी अंडरगो द डिफरेंशिएशन। इन that cells may be undergo the formation of an neurons, बराबर है कि जस्ट हेड सेल बनने के लिए वो ये हुआ था, डिफरेंशिएट हुआ था, पर उस हेड में अब नंबर ऑफ सेल्स न्यूरॉन करके बनी है, तो उस समय में ये डिफरेंशिएशन की क्या होगा? एबिलिटी खो देगा और सेल डिवीजन की एबिलिटी बना लेगा, और उस हेड पार्ट में अंदर ही अंदर नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा। क्या बनाएगा? नंबर ऑफ सेल्स को जन्म देगा। तो दैट टाइम सच अ सेल्स व्हिच कैन बी शोन एज द डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन की एबिलिटी खो चुका है, लेकिन जस्ट उसने किसकी एबिलिटी धारण कर लिया है? सेल डिवीजन की, ओके। अब यही सेल, देखो एक के ऊपर एक डिपेंड करता है, यही सेल आगे चल के जो डिफरेंशिएशन खो चुकी थी, जो सेल डिवीजन में जा चुकी थी, अब वो फिर से कहा जाएगा रीडिफरेंशिएशन, दैट इज हैव एन एबिलिटी ऑफ एन differentiation but lost the ability of an cell division and become such a number of cells which can be convert itself into neuron as the brain considered कि इस समय में वो अपने आप को क्या करेगा? न्यूरॉन्स बनाने में, यानी फिजियोलॉजिकल रोल चेंज करेगा, लंबी हो जाएगी सेल में भी, लाइक है ना, जिसमें साइटोन बन जाएगा, हेड और टेल बन जाएगा, बराबर है। और मे भी उसी समय में ये अपने आप को एक न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम का फंक्शनल, अब उसे क्या करना है? फंक्शनल रोल प्ले करना है, किसका? न्यूरॉन्स का, बराबर है, नर्वस सिस्टम फॉलो करने के लिए। तो अपने आप को फिर से डिफरेंशिएशन में ढाल देगा और वो अपने आप में एक स्पेसिफिक फंक्शनल रोल प्ले करने में जुट जाएगा। तो वही सेल, एक बेसिक सेल, जिस बेसिक सेल ने अपनी एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन लॉस कर लिया था और किस में ढाल दिया था? डिफरेंशिएशन में। फिर वही क्या करता है? अपनी डिफरेंशिएशन की एबिलिटी लॉस कर लेता, सेल डिवीजन की एबिलिटी धारण कर लेता और अपने आप को ही अलग बना तो चुका है, लेकिन अलग बनाने के बाद भी ऐसे कई सारी अलग वाली सेल्स बना लेगा सेल डिवीजन में, डिफरेंशिएशन। फिर से अब नंबर ऑफ सेल्स तो बन चुकी है, वो सारी नंबर ऑफ सेल्स अपनी सेल डिवीजन की एबिलिटी लॉस कर देंगे और फिर से क्या में आ जाएंगे? डिफरेंशिएशन में आ जाएंगे। और वो नंबर ऑफ सेल्स जो बन चुकी थी वो अपने अंदर ही अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शनल रोल को कैरी करने के लिए अपने आप को क्या करेंगे? अदर सेल से डिफरेंशिएट करेंगे। कंसीडर, चलो कम से कम इतना इनिशियल पार्ट समझ में आया है। एक ही बेसिक सेल है जो डिफरेंशिएशन एबिलिटी धारण करके लॉस द सेल डिवीजन, lost the differentiation but have an cell division, then again lost the cell division but have an ability of the differentiation, so called differentiation according to de-differentiation according to as the redifferentiation. Sure.